हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हम इससे पहले दो चैप्टर कर चुके हैं, वन इज पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप वो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करने जा रहे हैं हम अपने चैप्टर फिफ्थ के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं, ये आपके लिए नया चैप्टर है, एक नया पार्ट है कि मैथ्स में अभी तक इस तरह का पार्ट आपने चैप्टर नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब करने से पहले हमारे लिए टर्म जरूरी है। देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, सीक्वेंस। एक सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है, तो सीक्वेंस होती है, इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर। इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। एक रूल आपको गिवन होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ नंबर्स का कलेक्शन करोगे, अरेंजमेंट करोगे एक ऑर्डर्ड वे में, दैट विल बी नोन एज द सीक्वेंस। अब क्या हुआ, जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको मैं साथ साथ दे रहा हूं, क्या लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सोन चलता जा रहा है। तो आप इस तरह की सीक्वेंस को देखकर क्या समझ रहे हो कि क्या लिखा है, फर्स्ट 2, सेकंड 1, 4, मतलब 2 ऐड हो गया। हमने जरूरी नहीं कि हर बार ऐड ही हो सकता है कोई टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, हो सकता है कोई टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाए या डिवाइड हो जाए, वो डिपेंड करेगा वो नंबर क्या है जो आगे से आगे उसको क्या कर रहा है, सीक्वेंस को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है। और वही सीक्वेंस को बढ़ाने के लिए जो नंबर यूज हुआ या जो क्राइटेरिया यूज हुआ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि गिवन रूल, वो रूल क्या गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही बता पाओगे दैट व्हाट इज द सीक्वेंस जो यहाँ पे फॉलो की जा रही है। तो अब सीक्वेंस अगर हमें पता चल जाती है, फॉर एग्जांपल, उसके बाद हम सपोज ये लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा, तो क्या मैं इसके नेक्स्ट नंबर भी यहां से आइडेंटिफाई कर सकता हूं इजीली? वो कब, अगर आपको रूल पता चल जाएगा। अगर रूल भी नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा है यहाँ पर। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, इतना ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि हर बार क्या हुआ कि एक जो नंबर था प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म में 2 ऐड हुआ तभी जाकर वो नेक्स्ट टर्म बन गई। तो देखो 2 के बाद 2 ऐड करता हूं तो 4 बन गया, 4 में 2 ऐड करता हूं तो 6 बन गया, 6 में 2 ऐड करता हूं तो 8 हो गया, 8 में 2 ऐड करता हूं तो 10 हो गया, देन 12। अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हर एक बच्चा इसको इजीली बताएगा, दैट इज 14, तो 2 ऐड किया, देन 16, देन 2 ऐड किया, देन 18। क्या हमसे ये पूछा जा रहा है क्या इसका कोई एंड है? वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो किसी भी सीक्वेंस, ये देखो सीक्वेंस दे रखी थी, अगर हमें पता चल जाए कि इसमें 50 टर्म्स हैं, टर्म्स, अब ये देखो उसके बाद नेक्स्ट टर्म लिखेगी, टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, तो देखो द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म द सीक्वेंस। हर एक नंबर की एक अपनी पहचान है, एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है। क्यों? अगर सपोज यहां से मैं 8 को गायब कर देता हूं, 2, 4, 6, अब बीच के नंबर गायब हो गए ना, तो वो गायब हो गए, इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस थी वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसा हरकत नहीं करनी है। पॉइंट में क्या समझा रहा हूं आपको कि व्हाट इज 2, व्हाट इज 4, व्हाट इज 6 अपने आप में एक टर्म है जो टर्म सीक्वेंस को बताएगी। सीक्वेंस होना जरूरी नहीं कि हर बार एक आपको एक नई टर्म मिल जाए, सीक्वेंस पता चल जाए। कुछ टर्म्स में आपको सीक्वेंस ही नहीं पता चल पाएगी। जनरली एक मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1, 7, 3, 4, 8, रेंडमली ऐसा कुछ लिख दिया। तो आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 1 के बाद 7 आया, चलो माइंड में आ गई, 4 ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे चलो माइंड में आया कि 4 सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो एक सीक्वेंस में दो तरह के ऑपरेशन नहीं होंगे कि 4 ऐड भी कर लो, 4 सब्ट्रैक्ट भी कर लो और वो 4 दोबारा आगे लिख दो, या 4 आगे फिर और ऐड करो। इस तरह का कोई भी सीक्वेंस आपने फॉलो नहीं करना है। ये इस तरह का कोई रूल नहीं है जो ये तो रैंडमली उठाकर मैंने एक सीरीज को लिख दिया। ठीक है ना, अब बात क्या की जा रही है, सीक्वेंस रूल जो आप ऑब्जर्व करने के बाद उसकी नेक्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर जाओ, समझ जाओ, दैट विल नोन एज द सीक्वेंस। जो आप समझ जाओ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 गिवन था, आपने देखा 14, 16, 18 ये हुआ।
अब बच्चा इजीली बोलेगा कि सर नेक्स्ट 20 आएगा, देन 22 आएगा, बट सर इसका एंड कहाँ होगा? तो जिस सीक्वेंस का एंड है कि मैं बोलता हूं इस सीक्वेंस में 10 टर्म्स आएंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं बोलता हूं उसमें 10 टर्म्स हैं तो मेरी सीक्वेंस का ये एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि इसमें हमें नहीं मालूम है कि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या चलती चली जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाएगी। मीन सिंपल सी बात है, दैट सीक्वेंस हैविंग लास्ट टर्म, जिसके बारे में आप बता सको कि हाँ इसका एंड हो गया, एंड पॉइंट हमें मिल गया, दैट विल बी द फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर जिसमें हमें नहीं मिला है दैट विल बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। वो आप नंबर्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था टर्म, क्या लिखा है? द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म अ सीक्वेंस आर द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब एक इंडिविजुअल नंबर अपने आप में एक टर्म बन रहा है किसकी? सीक्वेंस की। देखो ना, एग्जाम्पल आपको दिया, 8 यहां से रिमूव हो जाए तो हमारी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी, और हम इसका रूल ही नहीं बता पाएंगे, एक ऑर्डर नहीं बता पाएंगे कि एक क्राइटेरिया क्या फॉलो हुआ कि इस तरह से नंबर क्यों लिखे जा रहे थे। नेक्स्ट नंबर देखो आप, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, 1 1 ऐड हो गया, तो 8 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी अपने आप? 9 10 11, जितना मर्जी आप आगे ऐड कर लो, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगी कि सीक्वेंस में कहां से आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो 4 1 -2 -5, इसका मतलब क्या, नंबर ऐड होने की वजह से सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है। तो क्या हुआ, वो 4 के बाद 1 आया तो कितना? -3, 1 में -3 किया तो -2, -2 में -3 किया तो -5, तो -5 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? -8 -11 -14 -17, अब तो जितना मर्जी आप इसको लिख सकते हो। बोलता है 20 टर्म्स तक लिखो, तो 20 टर्म्स ऐसे लिखते हैं। टर्म्स मतलब एक अपने आप में नंबर जहां से स्टार्ट किया जा रहा है। अब एक बात और, आप 2 3 4 3 जो भी लिखा है, आप फर्स्ट टर्म को देखकर कभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द पैटर्न यहाँ पे जो फॉलो किया गया है। तो इसके लिए आपको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इन सबको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, सेम वे में नेक्स्ट टर्म जब मूव किया तो हमने देखा कि 3 के बाद आया 12, 12 के बाद आया 48। जैसे हम एप्टीट्यूड वाला पार्ट करते हैं, तुमने क्लासेस में पढ़ा भी है, होता है ना एप्टीट्यूड की, जैसे जनरली की मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से ही है ये भी पार्ट। आप उस चीज को समझ पाए तो उसकी हेल्प से ये समझो आगे यूज कर सकते हो, या ये समझो ये समझ में आ जाएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो पॉइंट क्या बताया मैंने, 3 12 48, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पे ऐड तो नहीं हुआ, हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। तो हमने देखा कि 3 के बाद 12 तब आएगा जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपको मिल जाए कितना? 12। और अगर मैं 12 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट मिल गया 48। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि 48 आ गया। अब क्या अगर बताऊं मैं कि नेक्स्ट टर्म, तो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फटाफट से वो क्या आ जाएगा? 192। 192 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हो जाएगा 768। इस तरह से आप इसकी सीक्वेंस को बता सकते हो। ये जो अभी आपको पार्ट बताया गया सीक्वेंस, जब तक सीक्वेंस ही नहीं पता चलेगी हम अरिथमेटिक क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। अब बात है, देखो इसके साथ में ये लास्ट में लिखा था जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब अगर आपको किसी भी टर्म मतलब किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम है तो आप वो सीक्वेंस इजीली क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। मैं बोलता हूं तुमको कि जैसे मैंने क्या लिखा कि 3, ये मैंने यहां ध्यान से लिखना, TN जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जनरल टर्म्स मींस जो आपको ओवरऑल रिजल्ट बताएगी। यही सिर्फ एक सीक्वेंस में होगा, एक टर्म की एक ही सीक्वेंस होगी। ये समझो एक सीक्वेंस है तो उसका एक ही जनरल फॉर्मूला होगा, एक जनरली टर्म होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 6 का टेबल बताओ, तो 6 × 1 6 बोलोगे, 6 × 2 तुम 12 बोलोगे, देन 18, देन 24, देन आया कहां से? एक तरह से ये तो है ना कि आपको टेबल लाना था। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 6 12 18 24 30, इस तरह चलता रहा। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा
कि सर यहाँ पर जो 6 ऐड हो रहा है और वो सही भी है, बट यहाँ पर अगर हम बात समझें, अगर मैंने लिखा tn को, मीन्स tn मीन जनरल टर्म, जनरल टर्म बोले तो एक अपने आप में मास्टर फाइल, वो मास्टर फाइल आपको रिप्रेजेंट कर देगी कि सीक्वेंस क्या। तो मैं यहाँ पे लिखा tn इज इक्वल टू 6n। What is n? The multiple of 6, and n belongs to natural number। ये बहुत बड़ी बात है समझना, जिस बच्चे को एक समझ में आ जाएगा, ये जो e साइन है इसको e नहीं, इसको बोलते हैं belongs to, कि जो n की वैल्यू है, स्मॉल जो n है यहाँ पर बना है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अब नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। अब देखो अगर n को मैं 1 लिखता हूं तो t1, 6 n की बजाय क्या हुआ 1, तो 6 इंटू 1 हो गया 6। मैंने लिखा t2, 6 इंटू 2 क्या हुआ 12, t3 कितना हो गया 18, t4 कितना हो गया 24। क्या लिखा है यहाँ पर 3, 12, 18, 24, 30, जितना मर्जी आप आगे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसको tn बोलो, आप इसको an बोलो, एक ही मतलब होगा, ठीक है। tn या an, an भी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या लिखा है? जनरल टर्म है हमारे पास। अब एक्चुअल में क्या हुआ, अब मैं n की वैल्यू ही तो मुझे रिप्लेस करनी है, और जब मुझे n की वैल्यू रिप्लेस हुई, अगर यहाँ पे देखो सिंपल सी बात बोल दिया जाए, ये सीक्वेंस है फॉलो हो रही है, tn इज इक्वल टू 6n लिखा है, और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 15th टर्म। तो 15th टर्म का मतलब तुम क्या समझोगे, n इक्वल टू 15, और n इक्वल टू 15 का मेरा t 15, तो कितना हुआ 6 इंटू 15, क्या लिखोगे डायरेक्टली 90, ठीक है ना। तो सिंपल वे में आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला t 100 बताओ, 100th टर्म क्या होगी। अब कौन ढूंढने बैठेगा, देखो यहाँ पर इस ये जो सीक्वेंस लिखी है, और इस सीक्वेंस को इस जनरल टर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट पता है क्या हुआ हमें, 6, 12, 18, 24, 30। अब बोल दिया जाएगा 100th टर्म बताओ क्या है, तो 100th टर्म का मतलब कौन लिखने बैठेगा इसको 100 टर्म तक के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस सीक्वेंस को कन्वर्ट कर लिया इसमें जनरल टर्म में। जनरल टर्म आपको समझ में आ गई, n टर्म आपको समझ में आ गई, तो n को ही तो रिप्लेस करना है। सिंपल सी बात है, आपको मिल जाएगा क्या, अगर मैं बोलूं 100th टर्म तो n को 100 लिखो 600, सिंपल सी बात है। मैं बोलता हूँ किसकी बताओ 199 टर्म बताओ, इस तरह से क्वेश्चन बहुत जनरेट हो सकता है। तो 6 इंटू 199 सिंपल सी बात है 1194, आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस यहाँ पर है। अब अगर सीक्वेंस में कुछ एक पर्टिकुलर, देखो अपने आप में जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ 1, 7, 3, 4, 8, अपने आप में ये भी एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर तो है, बट हम इस ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इस ऑर्डर को हम जनरल टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम यहाँ पर इस जो रूल यूज हो रहा है, रूल मतलब क्या क्राइटेरिया यूज हो रहा है, क्या फंक्शन यूज हो रहा है, कि जिस वजह से सीक्वेंस लिखी जा रही है, कौन जानता है, नहीं कैच कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है ना। बट रेस्ट ऑफ द टर्म्स आपने देखा, रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस आपने देखा, आप इजीली इनको चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पर nth टर्म को जनरेट करना सीखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। इस पार्ट को मैं रब करता हूँ, आगे बताता हूँ आपको पार्ट क्या है। देखो मैंने लिखा 2, then 4, then 8, wait, first 1, then 8, then 27, then 64, then 125, then 216, then 343, then 512, then 729, then 1000, then 1331। इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस जनरेट कर ली। अब वो बच्चे बोलेंगे सर जैसा ही है वैसा ही तो लिखा था, बट जिस बच्चे को पता होगा कि क्यूब्स क्या होते हैं, किस नंबर का क्या क्यूब होता है, इजीली आप कैच कर जाओगे। क्या लिखा है, मैंने इस टर्म को अगर मैं बात करूँ ना कि मुझे चेंज करना है जनरल टर्म में, मैं सिंपल सी बात ये लिखूंगा tn इज इक्वल टू n क्यूब। क्यों, मेरा n हुआ 1, तो t1 फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, n इक्वल टू 1, 1 का क्यूब करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला है 1। अब मैं लिखता हूं n को 2, तो t2 का मतलब सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म 2 क्यूब कितना हुआ, n को रिप्लेस कर देना 2 से, तो 2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343,
8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1011। अब मैं बोल देता हूं कि जिस तरह से आपको सिंपल में बताया जाए कि व्हाट इज द 20th टर्म। तो 20th टर्म माइंड में क्या आएगी? अब कौन ढूंढेगा यहाँ पर? सर यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि क्या प्लस हुआ क्या माइनस हुआ, बट एक फॉर्मूला गिवन रूल तो है, एक क्राइटेरिया तो है जो आप स्केच कर पाओगे। तो n को 20 से रिप्लेस करो, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 20? सिंपल सी बात 8000, तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये आपका MCQ में हेल्प कर सकता है। ठीक है, इस तरह के मैं आपको और एग्जांपल देता हूं भी, उसके बाद आपको खुद पार्ट को जनरेट करना सीखना है एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट मैंने लिखा, यहाँ टर्म समझना। मैंने TA, अगर मुझे TN मालूम है मीन्स मुझे जनरल टर्म मालूम है, और मैं तुमको बोलता हूं कि फाइंड आउट द नंबर और फाइंड आउट द सीक्वेंस, और जस्ट राइट 5 और 10 नंबर्स इन द सीक्वेंस, जस्ट राइट 5 to 10 टर्म्स इन द सीक्वेंस। नंबर बोलता हूं, टर्म्स बोलता हूं, एक रिजल्ट होगा। मैंने लिखा, ध्यान से देखना, TN इक्वल टू 3N प्लस 2। अरे 3N प्लस 2 हमारी मर्जी है, जो मर्जी लिखे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, n को 1 पुट कर देता हूं, तो T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म। अब T1 लिखो, A1 लिखो, एक ही बात होगी वो, ठीक है ना। हम A क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ ये जो प्रोग्रेशन वर्ड है ना, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम उस सीक्वेंस को लिखते हैं। कहीं जगह A1 से A1, A2, A3, A4, T1, T2, T3, T4, इस तरह से लिखा जाता है सभी को, ठीक है ना। अब समझना मैंने क्या बोला, n हुआ 1, तो n 1 होने से 3 into 1 plus 2, 3 into 1 3, 3 plus 2 5। तो मुझे अपनी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिल गई, दैट इज 5। मैं यहां पर लिखता हूं उसको, ठीक है। सेम वे में n इक्वल टू हो गया 2, तो T2 3 into 2 plus 2, 3 into 2 6, 6 plus 2 8। तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया कितना? 8। अब देखो हम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में हो क्या रहा है। T3 क्या हुआ, 3 into 3 plus 2 दैट इज इक्वल टू 11। मैं तुमको यहाँ पर शॉर्टकट बताऊंगा इसका क्या हुआ। सिंपल सी बात मैं तुमको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या, पैटर्न क्या फॉलो हुआ। n जो था मेरा मल्टीप्लाई हो रहा था 3 के साथ, तो जो 3 का टेबल है ना, वो आप अपने इस 2 में ऐड करते चले जाओ। तो n हुआ 1, 3 into 1 3, 3 plus 2 डायरेक्टली 5, n को पुट किया 2, 3 into 2 6, 6 में 2 ऐड किया हो गया 8, 3 into 3 9, 9 में 2 ऐड किया हो गया कितना? 11, 3 into 4 14, 3 into 4 12, 12 plus 2 किया तो रिजल्ट हो गया 14। अब देखो ये तो एक आइडिया था, इस तरह से पता चल जाएगा आपको, बट अगर मैं बोलूं कि इस तरह से कोई स्टूडेंट कैच नहीं कर पाया, हो सकता है ना समझ में आए, तो आप ही देख रहे थे 5 के बाद क्या लिखा था 8 के बाद लिखा था 11। हाँ, थोड़ा यहाँ से पता चल गया कि 3 मेरा ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐड होने के बजाय नेक्स्ट 14 आया, तो अपने आप 17 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जितना मर्जी सीक्वेंस को जनरेट कर लो आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ऐसे वे में हम नेक्स्ट पार्ट में कर सकते हैं, ऐसा ही सेम ही बताता हूँ आपको। दोनों ट्रिक्स आपको भी बताई जाएगी कि एक्चुअल में होगा कहां पे क्या। बट मैंने बोला Tn इक्वल टू 7n प्लस 3, क्या बोला, n को रिप्लेस कर दो 1 से, 7 into 1 7, 7 plus 3 10, अपने आप आ गया। अब मल्टीपल कौन, 7, जैसे 3n में मेरा 3 ऐड होता चला गया था, वैसे मेरा 7 ऐड करो। मैं लिख रहा हूं 17, चेक करना कि क्या सही है, अभी देख पता चल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, n को 1 पुट किया जाएगा, n इक्वल टू 1 हुआ तो T1 7 into 1 7, 7 plus 3 10, करेक्ट है। 2 पुट करेंगे, 7 into 2 14, 14 plus 3 17, अपने आप आ गया। 3 पुट करो, 7 3 से 21, 21 plus 3 24, 7 into 4 28, 28 plus 3 31, 38 अप टू जितना मर्जी आप सीक्वेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। एक और बात, जब आपको टर्म्स पता चल गई, मैंने बोला फाइंड आउट T100, फाइंड आउट T19, फाइंड आउट T27, इजीली आप फाइंड आउट कर जाओगे डायरेक्टली, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। 7 into 100 plus 3, result is 703। T19
7 इंटू 19, 7 इंटू 19 कितना होता है 133, 133 प्लस 3 136, 27 इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने आप ही। बट कैसे पता चल रहा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टर्म, जनरल टर्म। अब अगर जनरल टर्म चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस भी तो चेंज होगी। मैंने लिखा tn इक्वल टू n स्क्वायर, फाइंड आउट द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्या लिखोगे, n को 1, 1 स्क्वायर 1, n को 2, 2 स्क्वायर 4, n 3, 3 स्क्वायर 9, then 16, then 25, then 36, then 49, then 64, then 81, then 100। चलता जाएगा इस तरह से पार्ट। बट ये आपको पता जब चलेगा जब आप सीक्वेंस को कैच कर पाओगे एक्चुअल में कि थोरोली फॉर्मूला टर्म्स कहाँ पे क्या यूज हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टर्म ये लिखा है प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन क्या है, जिसके हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हम अपना जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बात करें सीक्वेंस, तो ये पार्ट सीक्वेंस में ही आगे सब मिलेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन, तो आपको समझ आनी चाहिए, सुनना है। द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन टर्म, सर्टेन रूल, ठीक है ना। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है और वो एक रूल को फॉलो कर रही है, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रही है, दैट पैटर्न विल बी नोन एज, दैट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सीक्वेंस जनरेट होगी उस सीक्वेंस का ही एक पार्ट होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस समझ रहे हो ना कि इंप्रूव आगे से आगे बढ़ते चलना। बट ध्यान रखना, इन प्रोग्रेशन देयर इज ऑलवेज अ nth टर्म। जब भी आप प्रोग्रेशन जनरेट करोगे तो उस प्रोग्रेशन में हमेशा आपको एक nth टर्म मिलेगी, क्योंकि nth टर्म क्या है, अपने आप में एक सर्टेन पैटर्न है जो आपको सीक्वेंस को लिखना बताता है कि एक्चुअल में उसकी टर्म्स क्या आने वाली हैं, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बात कर रहे थे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो देखो क्या लिखा है, An arithmetic progression is that list of numbers. Arithmetic numbers, simple सी बात है। An arithmetic progression is that list of numbers in which the first term is given. First term आपको given होगी, and each term other than the first term, हर एक term first term के अलावा is obtained, निकाली जा सकती है by adding a fixed number d to the preceding term। अब जो सीक्वेंस हमने पढ़ी, ठीक है, जो सीक्वेंस हमने पढ़ी उस सीक्वेंस का ही एक पार्ट हमारे पास मिल गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हुआ, आपने देखा था जो सबसे पहला एग्जाम्पल था आपकी सीक्वेंस का 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या था वो आपको पता चल गया ना फर्स्ट टर्म के अलावा, क्योंकि फर्स्ट टर्म जब तक फर्स्ट टर्म को देखकर हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना, क्या प्रोग्रेशन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 2, 4, 6 से 10 लिखा, 2 के अलावा जब आपने 4 को देखा तो हमें पता चला कि इस 2 में ये 4 आया कैसे, फर्स्ट टर्म जो 2 थी उसमें 2 ऐड हुआ, अब उस 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद जो नेक्स्ट टर्म थी उसमें भी क्या ऐड हुआ 2, वो एक कॉमन टर्म था, एक कॉमन नंबर था। उस कॉमन नंबर को हमने नाम दिया, कॉमन नंबर मतलब एक फिक्स नंबर जिसको हमने बोला d, और इस d की मैं बात करता हूँ दैट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। अब इस कॉमन डिफरेंस की आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का कहने का मतलब ये कॉमन डिफरेंस कहने का नंबर ये नहीं कि वो इंटीजर हो, वो कोई भी रैशनल नंबर भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, 5/2, 3, 7/2, 9, 11/2, 2,
5/2 मीन्स 2.5, 0.5 ऐड होता चला गया आगे से आगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4 के बाद है 9/2, देन 5, देन 11/2। इस तरह से आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या जो एपी है वो क्या कहती है, मुझे पता है फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाएगा A1 से या T1 से, जो अभी हमने सीक्वेंस में डिस्कस किया है। A1 मुझे मालूम है, वो है मेरे पास सपोज मानो -2 हो सकता है फर्स्ट टर्म। मैंने एक A1 लिख दिया, आप A1 लिखो या A लिखो, A भी आप इसको लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म ही होगी। फिर मैंने लिखा D = 3, ठीक है, और हमें बोल दिया गया कि फाइंड आउट द AP। अब क्या होगा कि कैसे हम AP को फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म है मेरी A, तो ये तो हो गया -2। अब फर्स्ट टर्म के बाद मेरी सेकंड टर्म कैसे आएगी, सीक्वेंस ने क्या बताया AP ने, इट इज एन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन, -2 इज गिवन एंड ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के अलावा जो नेक्स्ट टर्म है हम उनको ऑब्टेन कर सकते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। तो मैं -2 में 3 ऐड कर देता हूं, तो -2 में 3 ऐड किया तो मिल गया मुझे 1। अब ये 1 कौन है, सेकंड टर्म, ठीक है। अब 1 के बाद मुझे चाहिए थर्ड टर्म, तो उसके बाद बोला ना टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए तो उससे पिछले वाली टर्म में मुझे उस कॉमन नंबर को, एक फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा। 1 में क्या ऐड करना, फिर से 3, 4 से 3 ऐड 7, 10, 13, 16, जितना मर्जी आप सीक्वेंस बना लो। तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म आप इसको याद रखें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक हमारे पास सीक्वेंस ही है, एक लिस्ट है नंबर्स की, उस लिस्ट में क्या लिखा गया है, इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन फर्स्ट। देखो अभी यहाँ पर हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करने चाहे कि निकालनी पड़े हमको, तब क्वेश्चन अराइज होंगे। आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.2, इस तरह से सीक्वेंस लिखा और हमसे पूछ दिया कि इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला आपने याद रखना है, दैट इज A2 माइनस A1। A2 सेकंड टर्म, A1 फर्स्ट टर्म। अच्छा, बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, जब मुझे पता है कि मेरा नंबर एक कॉमन नंबर ही तो सबसे आगे ऐड होता जा रहा है, तो क्या मैं D को A3 माइनस A2 भी तो लिख सकता हूँ, A4 माइनस A3 भी तो लिख सकता हूँ, A5 माइनस A4 भी तो लिख सकता हूँ। अरे सभी के रिजल्ट एक ही आएंगे। प्रीसीडिंग इन दोनों को माइनस करके देखो आप, 1 माइनस ऑफ -2 कितना मिला, 3, 4 माइनस 1 कितना मिला, 3, 7 माइनस 4 रिजल्ट कितना मिला, 3। तो बट हम टाइम बचाने के लिए क्या कर देते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। बट थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप क्या करना चाहते हो, कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो सिर्फ आपने कोई भी 2 टर्म्स लेनी है, उनका डिफरेंस ले लेना है, आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। बट एक शर्त पर, अगर वो AP है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको बताने के लिए, आपने मुझे बताना है क्या ये AP है या नहीं है, सोचना है इसके बारे में, ठीक है ना। मैंने लिखा 3, 3, 3, 3, 3, ये AP कहां से हो गई, कुछ बच्चे सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ ये हो गई, क्यों, उनको कैसे पता होगा। अभी यहाँ पे मैंने लिखा था कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अगर मेरा D 0 हो जाए, A मुझे पता चल गया 3 है, तो 3 में मैं 0 ऐड करूंगा तो फिर 3 रहेगा, फिर से 0 ऐड करूंगा फिर से 3, फिर 0 ऐड करूंगा फिर से 3। इतनी बड़ी सीक्वेंस आगे से, ये तो जरूरी नहीं कि नंबर चेंज हो, एक नंबर भी होगा तो आपकी तब भी वो AP ही रहेगी। क्यों, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं बता देता हूँ कि हमने आज जिसके बाद जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है, आपको इस चैप्टर को मैं आपको एनसीईआरटी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, उसको पहले पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करने वाले हैं। आप एक काम करें, जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको अच्छे से रिमाइंड करें,
ठीक है, वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए कि एक्चुअल में हुआ क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करने वाले हैं क्या कि इसका नेक्स्ट पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होती क्या है। सो बस आज के लिए इतना ही। आप अपनी इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, जरूरत पड़ती हो, समझ में आ गई तो ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड स्टे सेफ।